ओके, पिछले क्लास में जो हमने चर्चा किया था वो था जाटों का विद्रोह। अब अगला जो विद्रोह औरंगजेब के युग में होता है वह है 1672 में सतनामी का विद्रोह। सतनामी यह है नरनौल क्षेत्र में। सतनामी विद्रोह नरनौल क्षेत्र में। नरनौल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, नरनौल। यहां पे सतनामियों का विद्रोह होता है 1672 में। इन सतनामियों को मुंडिया भी कहते हैं। मुंडिया, इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। इनके विद्रोह का औरंगजेब निर्ममता से दमन करता है। बड़ी संख्या में मुगल सेना इस क्षेत्र में प्रवेश करती है और निर्ममता से इनकी विद्रोह को दमन किया जाता है। और अगला विद्रोह है अफगानियों का विद्रोह। ये उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अफगानियों का विद्रोह होता है। पहला 1667 में और दूसरा 1674 ईस्वी में। अफगानियों का जो नेता है वो है भेगू। भेगू 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 पहली बार जो विद्रोह होता है इसका दमन मुगल सेना करती है। और दूसरी बार जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह का दमन करने हेतु राठौर, राजपूत राठौर सरदार जिसका नाम था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह को मुगल सेना का नेतृत्व दिया जाता है। और जसवंत सिंह जाकर इस क्षेत्र में इन अफगानियों का दमन करते हैं। अगला विद्रोह है सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह। सिखों के अनेक गुरु हुए, लेकिन औरंगजेब के युग में जिस गुरु से औरंगजेब का संघर्ष शुरू हुआ वो थे गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु करेक्टेड करेक्टेड ये थे गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनसे औरंगजेब का संघर्ष होता है। कारण यह था कि उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था उसमें गुरु तेग बहादुर ने दारा शिकोहा का साथ दिया था। यह तो पहला कारण था। और दूसरा, औरंगजेब की धर्मांध नीतियां जब कश्मीर क्षेत्र में लागू हो रही थी तो गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया था। औरंगजेब की धर्मांध नीतियां जब कश्मीर क्षेत्र में लागू हो रही थी तो उसका विरोध किया था गुरु तेग बहादुर ने। इन दोनों कारणों से गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब बंदी बनाता है और 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। और गुरु तेग बहादुर के उपरांत जो अगली गुरु यानी 10वें गुरु जो सिखों के होते हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं जिनका जन्म पटना में हुआ था। ये अगले गुरु बनते हैं। और इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ, खालसा पंथ का अर्थ होता है रिलीजियस ब्रदरहुड। जितने भी सिख थे उन सबको धर्म के नाम पर, मिलिट्री ब्रदरहुड, नॉट रिलीजियस, मिलिट्री ब्रदरहुड, मिलिट्री ब्रदरहुड, यानी कि जितने भी सिख थे उन सबको समान रूप से समान मंच पर एकत्रित किया जा सके। खालसा पंथ द्वारा सिख धर्म में सभी बराबर हैं, सभी का महत्व है और सबके सब एक सैनिक हैं। यही उसका मूल उद्देश्य था इस पंथ का। गुरु गोविंद सिंह ने अपने मुख्यालय बनाया था मोकल में। मोकल जिसे
आनंदपुर भी कहते हैं, मोकल यानी आनंदपुर। और गुरु गोविंद सिंह का 1699 से लेकर 1705 ईस्वी तक निरंतर मुगलों से संघर्ष होता है। गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 की पंचमाकार का सिद्धांत सिख समुदाय में लागू किया था। 5 के यानी केश, कड़ा, कंघ, कच्छा, कृपान, ये 5 की, ये गुरु गोविंद सिंह ने ही इसे सबसे पहले लागू किया था। यानी कि सिखों की एक अलग पहचान होनी चाहिए। ये उन्हें एकजुट करने का एक प्रयास था गुरु गोविंद सिंह का। निरंतर संघर्ष होता है, परंतु गुरु गोविंद सिंह ही वह व्यक्ति हैं, वो गुरु हैं जिन्होंने स्वयं ही गुरु के पद को समाप्त किया था। गुरु के पद को उन्होंने ही समाप्त किया था, गुरु गोविंद सिंह ने ही। और उन्होंने यह ऐलान किया था, घोषणा की थी कि अब कोई गुरु नहीं होगा। वो खुद ही एक सेनानायक बन गए थे सिख समुदाय के। और उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगला जो भी सिख समुदाय का श्रद्धा का वस्तु होगा वो होगा आदि ग्रंथ, सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ। यही उनका मूल मार्गदर्शक होगा और इसी के प्रति सिख अपनी श्रद्धा रखेंगे। अंततः गुरु गोविंद सिंह ने अंततः औरंगजेब से एक समझौता करने का प्रयास किया था। समझौता करने का प्रयास किया था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की शक्ति और संसाधन सीमित थे। उन्होंने औरंगजेब से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में वो विफल रहे। कारण यह कि 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से सिखों और मुगल का जो संघर्ष था वो लगातार चलते रहता है। अब अगला है औरंगजेब के युग में राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह मेवाड़ और मारवाड़ विद्रोह की शुरुआत होती है 1678 ईस्वी में, जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 ईस्वी में। और औरंगजेब ने जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ए चीट, जिसके तहत जो भी अधीनस्थ राज्य था उसका शासक अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए और मुगल बादशाह को ऐसा लगे कि जो भी उसके वंशज हैं वो या तो अयोग्य हैं या फिर है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में मुगल बादशाह उस अधीनस्थ राज्य को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला सकता था। और अवसर अगर उचित अवसर आए तभी वो किसी अन्य राजा को का राज्याभिषेक कराता उस राज्य में। ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब, जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 ईस्वी में, औरंगजेब लॉ ऑफ ए चीट का सिद्धांत लागू करता है, यह कहकर कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई है और जसवंत सिंह के घराने में अभी कोई योग्य शासक नहीं है। और जसवंत सिंह ने अधिक लोन लिया था मुगल राजकोष से, यही मुख्य कारण था, अधिक लोन लिया था। हालांकि औरंगजेब जैसे ही लॉ ऑफ ए चीट लागू करता है मारवाड़ पर, रानी हाडी और दुर्गादास राठौर, दुर्गादास राठौर एक सेनानायक है, रानी हाडी जसवंत सिंह की विधवा हैं। ये दोनों मिलकर विद्रोह करते हैं। रानी हाडी ने एक नवजात पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था अजीत सिंह। अब वह अजीत सिंह के नाम पर मारवाड़ में अपने शासन को स्थापित करना चाहती हैं, परंतु औरंगजेब उनके इन मांग का विरोध करता है और दुर्गादास राठौर
विद्रोही तेवर अपनाता है और यही कारण बनता है कि 1679 से लेकर 1681 ईस्वी तक राजपूतों और मुगलों में लगातार युद्ध होता है, लगातार। और मारवाड़ पर एक और आरोप लगाया था औरंगजेब ने कि औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था प्रिंस अकबर, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था प्रिंस अकबर, मारवाड़ ने उसे शरण दिया था। यह भी एक कारण बनता है। लगातार 2 वर्षों तक लड़ाई होती है और जब यह मुगल और राजपूत में युद्ध हो रहा है, यहीं पे औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया लगाया था। इसी समय उसने जजिया लगाया था, जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, ताकि मुसलमानों को, पूरी मुस्लिम जनता का वो समर्थन प्राप्त कर सके हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध में। इस लड़ाई में मेवाड़ भी शरीक होता है, क्योंकि एक तो राजनीतिक कारण था और दूसरा मेवाड़ में भी ये मुगल सैनिक उत्पात मचाने लगे थे। अंततः 1681 में एक संधि होती है और इसके उपरांत इस विद्रोह को शांत कर दिया जाता है, राजपूतों के विद्रोह को। अब अगला है मराठा। मराठा मराठों का एक सेनानायक, मराठों का एक सेनानायक जिनका नाम था शिवाजी। ये शिवाजी शाहजी भोसले के पुत्र थे। ये शिवाजी शाहजी भोसले के पुत्र थे और शाहजी भोसले अहमदनगर राज्य में एक अमीर हुआ करते थे, नोबल हुआ करते थे अहमदनगर राज्य के। शिवाजी अति महत्वाकांक्षी थे। उनकी माता का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के युग की अनेक घटनाएं हैं। पहला 1656 ईस्वी में जावली के किला को उन्होंने जीता, जावली फोर्ट, और एक बड़े क्षेत्र पर उनका आधिपत्य स्थापित हुआ। सोलह सौ 59 ईस्वी में शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की। अफजल खान ये बीजापुर और ये गोलकुंडा, और ये है शिवाजी का स्वराज्य जिसकी वो धीरे धीरे स्थापना कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों को जीतकर शिवाजी अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। बीजापुर का एक नोबल हुआ करता था, अमीर हुआ करता था, जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान और शिवाजी के मध्य एक मुलाकात होती है एक स्थल पर, और यहां अफजल खान ने शिवाजी की हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवाजी उसकी इस योजना से पहले ही अवगत हो चुके थे। और ऐसी परिस्थिति में शिवाजी ने बाघनख पहनकर अफजल खान से गला मिलने का बहाना किया और बाघनख को उसकी रीढ़ की हड्डी में घुसेड़ दिया और अफजल खान की कहानी वहीं पे खत्म हो गई। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शस्ता खान, यह मुगलों का एक सेनानायक है, मुगलों का सैन्य अधिकारी है, जिसे औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी के बढ़ते उत्पात को, शिवाजी या मराठा जो उत्पात मचाए हुए थे दक्षिणी क्षेत्र में, उनको नियंत्रण में लाने हेतु औरंगजेब ने शस्ता खान को भेजा था मराठवाड़ा क्षेत्र में। परंतु औरंगजेब की यह चाल सफल नहीं हो पाई। शिवाजी ने शस्ता खान के शिविर पर आक्रमण किया। शस्ता खान पूरी तरह से जख्मी हो गया और शस्ता खान वापस आगरा आया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों की जो व्यापारिक क्षेत्र था सूरत, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था सूरत, यह सूरत पर आक्रमण किया। यह पहला सूरत का आक्रमण है शिवाजी का। और 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने एक राजपूत सेनानायक
जिसका नाम था जयसिंह। औरंगजेब जयसिंह को भेजता है शिवाजी और मराठों को नियंत्रण में लाने हेतु, परंतु जयसिंह अपनी उद्देश्य में सफल रहे। जयसिंह ने शिवाजी का जो महत्वपूर्ण स्थल था पुरंदर को अपने कब्जे में ले लिया। यह पुरंदर का किला जिसमें शिवाजी और मराठों की सारे हथियार रहते थे, सारी संपत्ति रहती थी, जयसिंह ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और अब शिवाजी असहाय स्थिति में जयसिंह से पुरंदर की संधि करते हैं। और इस पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने अनेक किलों को मुगलों के हवाले कर दिया। और मुगलों से उन्हें आश्वासन यह मिला कि मुगल सेना और शिवाजी की सेना ये दोनों मिलकर बीजापुर पर आक्रमण करेगी, बीजापुर पर। और बीजापुर से प्राप्त जो भी धन होगा, बीजापुर से प्राप्त जो भी क्षेत्र होंगे, वो सब के सब शिवाजी को सौंप दिए जाएंगे। इसी आश्वासन पर शिवाजी ने अपने अनेक किलों को मुगलों के हवाले किया था पुरंदर संधि में। परंतु शिवाजी की सेना और मुगल सेना लगातार प्रयास करने के उपरांत भी बीजापुर के किसी भी क्षेत्र को विजित नहीं कर पाई। और ऐसी परिस्थिति में शिवाजी अब असहाय स्थिति में थे। और शिवाजी को जयसिंह ने यह सुझाव दिया, शिवाजी को सुझाव दिया कि हम अगला आक्रमण, एक और आक्रमण या एक और अभियान को आयोजित करेंगे बीजापुर के विरुद्ध। और इस अभियान के लिए हमें धन और बल की आवश्यकता है। और यह धन और बल औरंगजेब ही हमें दे सकता है, औरंगजेब से ही प्राप्त हो सकता है। और इस उद्देश्य को लेकर कि औरंगजेब धन और बल से शिवाजी और जयसिंह को दक्षिणी क्षेत्र में सैन्य अभियान आयोजित करने के लिए समर्थन करेगा। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। आगरा के किले में शिवाजी जाते हैं, परंतु उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है। तो औरंगजेब के समक्ष वो कुछ बातें कहते हैं, औरंगजेब उन्हें बंदी बना लेता है। परंतु शिवाजी एक चाल चलते हैं और वहां से वो मुगल कैद से वो छुटकारा पाकर भागते हैं आगरा से और वापस आते हैं मराठवाड़ा। और उसके बाद शिवाजी 1670 में सूरत पर दूसरा आक्रमण करते हैं। उसके बाद 1674 में रायगढ़ एक स्थान है मराठवाड़ा में जहां शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड इन 1674 एट रायगढ़। और जब उनका राज्याभिषेक होता है तो उस राज्याभिषेक के समय ब्राह्मण, एक काशी का ब्राह्मण है जिसका नाम है गोगा भट्ट। यह काशी का ब्राह्मण है। यही आता है बनारस से इनका राज्याभिषेक कराने। शिवाजी राज्याभिषेक के उपरांत छत्रपति की उपाधि लेते हैं। छत्रपति और शिवाजी अष्टप्रधान की स्थापना करते हैं। अष्टप्रधान जिसमें उनके 8 मंत्री हुआ करते थे। इस अष्टप्रधान का जो मुख्यमंत्री था वो था पेशवा, मजूमदार, सेनापति, न्यायाधीश, पंडितराव, दाबीर जिसे सुमंत भी कहते थे, वाकिया नबिस और सूरा नबिस, ये 8 उसके मंत्री होते थे उनके। पेशवा, सेनापति, दाबीर या सुमंत, मजूमदार, पंडितराव,
वाकिया नबीस, सूरा नबीस और न्यायाधीश, ये 8 अष्टप्रधान के 8 सदस्य होते थे। शिवाजी ने भूमि क्षेत्र यानी भूमि सुधार भी लाया, कर व्यवस्था नए सिरे से उन्होंने कर व्यवस्था लागू की, यानी कि जो कर व्यवस्था थी मराठवाड़ा क्षेत्र में उसको पुनर्आयोजित किया। In the form of what? He got it restructured, reorganized in the form of what? अनुजीत दत्ता ये एक वित्त विभाग से संबंधित एक अधिकारी हुआ करते थे, अनुजीत दत्ता, और इन्हीं से सहयोग प्राप्त कर शिवाजी ने राजस्व क्षेत्र में, राजस्व विभाग में या भू व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन लाए। अनुजीत दत्ता के सहयोग से 1676 और 78 के बीच में गोलकुंडा राज्य के सहयोग से 1676 और 78 के बीच में गोलकुंडा राज्य के सहयोग से शिवाजी ने दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र के जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें लूटपाट मचाया, अनेक क्षेत्रों को लूटा। गोलकुंडा राज्य से सैन्य समर्थन और आर्थिक सहयोग प्राप्त कर शिवाजी ने 1676 और 78 के बीच उत्तर दक्षिणी कर्नाटक में लूटपाट मचाई। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 ईस्वी में, और शिवाजी के उपरांत जो अगला छत्रपति बनता है वो है राजा राम, वो है संभाजी। 1680 से 89 तक संभाजी छत्रपति के रूप में कार्यरत हैं, और इसी काल में औरंगजेब दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करता है। औरंगजेब दक्षिणी क्षेत्र में इसी युग में प्रवेश करता है, और यहां अब औरंगजेब लगातार आक्रामक नीति अपनाता है। मराठों के विरुद्ध, बीजापुर के विरुद्ध, गोलकुंडा के विरुद्ध, और अंततः 1686 ईस्वी में औरंगजेब बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय करता है। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में करता है, और अब सिर्फ मराठा बचते हैं। 1689 ईस्वी में संभाजी, उनकी पत्नी येसुबाई और उनका पुत्र साहू, ये तीनों गिरफ्तार किए जाते हैं। एक स्थान है संगमेश्वर। संगमेश्वर से संभाजी, उनकी पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र साहू, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। येसुबाई और साहू, इन दोनों को जेल में रखा जाता है और संभाजी को मृत्युदंड दी जाती है। औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी, और संभाजी के उपरांत जो अगले छत्रपति होते हैं मराठवाड़ा राज्य की, वो है राजा राम। ये राजा राम भी शिवाजी के ही पुत्र हैं। संभाजी एक पत्नी से, शिवाजी की एक पत्नी से, और राजा राम उनकी दूसरी पत्नी से। शिवाजी की 7 पत्नी थी। राजा राम का कार्यकाल है 1689 से 1700 ईस्वी तक। 1689 से 1700 ईस्वी तक शिवाजी यानी राजा राम। 1698 में राजा राम सतारा को मराठा स्वराज्य का मुख्यालय बनाते हैं। 1698 में सतारा को मराठा साम्राज्य का मुख्यालय बनाते हैं, और 1700 में
राजा राम की मृत्यु हो जाती है और मुगलों से लगातार मराठों का संघर्ष चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन मराठा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो हर स्तर पर मुगल सेना को चुनौती दे रहे हैं। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है और उसके उपरांत राजा राम की पत्नी ताराबाई राजा राम की पत्नी है ताराबाई और राजा राम का अल्पायु पुत्र है शिवाजी टू। शिवाजी टू के नाम पर अब ताराबाई पूरे मराठा स्वराज्य के शासन का कार्यभार संभाल रही है और अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब अपनी संपूर्ण दक्कनी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का जो उसकी योजना थी, उसका उद्देश्य था, जो प्रयोजन था, वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि मराठे लगातार 20 वर्षों तक मुगल सेना से संघर्षरत रहते हैं और अंततः औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मराठों ने कभी भी मुगलों की स्वाधीनता अधीनता स्वीकार नहीं की। 1707 में जब मृत्यु होती है औरंगजेब की, बस इसी के साथ मुगल साम्राज्य और मुगल इतिहास का जो पहला भाग है, दैट इज द स्टोरी अप टू द ग्रेट मुगल्स, औरंगजेब तक का वो अध्याय समाप्त होता है। अब हम प्रवेश करेंगे मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में। मॉडर्न इंडिया में हम शुरुआत करेंगे 18वीं शताब्दी से, 18th सेंचुरी। यह 18वीं शताब्दी आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह 18वीं शताब्दी का जो अध्याय है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती औरंगजेब तक जो भी मुगल शासक हैं, उनको महान मुगल की संज्ञा दी जाती है, द ग्रेट मुगल्स। और उनके औरंगजेब के उपरांत यानी उत्तरवर्ती जो भी मुगल शासक हैं, उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल। और दूसरा जो भाग है 18वीं शताब्दी का, वो है रीजनल स्टेट्स यानी कि क्षत्रिय राज्य। और तीसरा भाग जो है वो एंट्री ऑफ द यूरोपियन कंपनीज एंड द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर। यह तीसरा भाग है। पहला भाग लेटर मुगल्स, दूसरा भाग रीजनल स्टेट्स क्षत्रिय राज्य, उत्तरवर्ती मुगल्स, और तीसरा भाग जो है एंट्री ऑफ द यूरोपियन कंपनीज एंड द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, उसका राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। अब बारी बारी से संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। लेटर मुगल्स ये लेटर मुगल्स, इसमें सबसे पहले औरंगजेब के बाद 1707 से 1712 ये बहादुर शाह शासक बनता है, जिसका वास्तविक नाम है मुजाम। पहला शासक है औरंगजेब के उपरांत, वो है बहादुर शाह, जिसका वास्तविक नाम है मुजाम। यह बड़े अच्छे संबंध बना के रखता है मराठों से, राजपूतों से, जाटों से। और एक, क्योंकि वो जानता था कि औरंगजेब के काल में इन सब ने विद्रोह किया था, परंतु केवल एक शक्ति से उसका निरंतर संघर्ष रहता है और वो है सिखों से उसका संघर्ष जारी रहता है। सिखों का नेता था लक्ष्मण देव। जिसे बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं। सिखों से लगातार यह युद्धरत था और इसी प्रयास में 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है।
अगला शासक है जहांदार शाह। इसका कार्यकाल है 1712 से 1713। जहांदार शाह का एक मंत्री था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान यह वजीर था मुगल साम्राज्य का, एक तरह से ही सर्वे सर्वा था, यही सर्वे सर्वा था, मुगल साम्राज्य का ही सर्वे सर्वा था। जहांदार शाह एक अयोग्य शासक था, असमर्थ था राज्य के किसी भी विभाग पर का लेखा जोखा रखने में या किसी भी विभाग पर पूर्ण नियंत्रण रखने में। इसके युग में, जहांदार शाह के युग में दरबार में अनेक गुट बनने लगते हैं। ईरानी गुट, तुरानी गुट, शखजादा गुट। ईरानी गुट का नेता है सद्दत खान, तुरानी गुट का नेता है निजाम अल मुल्क, और शखजादा गुट के नेता है सैयद ब्रदर्स। ईरानी यानी शिया गुट, तुरानी यानी कि ये मध्य एशिया का एक स्थान है, शखजादा यानी भारतीय मुसलमान, और इनके नेता हैं सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर्स के नाम है हसन अली खान, जिन्हें अब्दुल्ला खान भी कहा जाता है, और हुसैन अली खान। हसन अली खान, हुसैन अली खान ये भारतीय मुसलमानों का जो दल है मुगल दरबार में, उसके नेता हैं। और चूंकि ये भारतीय मुसलमान के नेता हैं, अतः इन्हें मराठों और राजपूतों का भी सहयोग प्राप्त होता है, और मराठों और राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर अब ये मुगल दरबार में, और मुगल दरबार में ये एक किंग मेकर्स यानी कि नृत्य निर्माता की भूमिका निभाएंगे। इन्होंने 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को अपदस्थ किया और अपने कठपुतली शासक को मुगल सिंहासन पर बैठाया, जिसका नाम था फर्रुखशियार जब सैयद बंधुओं की आदेशों की अवहेलना करता है, 1719 ईस्वी में यह फर्रुखशियार को अपदस्थ करा देते हैं। मराठों और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके फर्रुखशियार अपदस्थ हो जाता है, और अब फर्रुखशियार के स्थान पर यह 1719 में रफीउल दाजरत और रफीउल दौला, ये दो मुगल शाहजादों को बादशाह बनाते हैं, परंतु ये दोनों ही किसी कारणवश, विलासी जीवन शैली थी इनकी, किसी कारणवश दोनों काल कवलित हो जाते हैं मात्र 2.5 या 3 महीने के अंदर। और तब सैयद बंधुओं ने 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला को अगला मुगल बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। अब रोशन अख्तर का कार्यकाल इसके युग में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, इसके युग में सबसे पहले मुगल साम्राज्य के विघटन की शुरुआत होती है। इसके युग में अवध राज्य एक स्वायत्त क्षेत्र बन जाता है। सद्दत खान जो ईरानी नेता है,
वो अवध को अपना स्वायत्त क्षेत्र के रूप में, स्वायत्त शासक के रूप में वहां अवध क्षेत्र पर शासन करता है। हैदराबाद एक नए राज्य की स्थापना तुरानी नेता निजामुल मुल्क करता है। निजामुल मुल्क यह एक तुरानी नेता है, तुरानी गुट का नेता है। यह हैदराबाद की स्थापना करता है। बंगाल मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, इसके युग में मुर्शिद कुली खान बंगाल क्षेत्र का अब स्वायत्त अधिकारी बन जाता है। इस तरह से अब मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है। दूसरा 1737 ईस्वी में बैटल ऑफ भोपाल, भोपाल के युद्ध में मराठों ने मुगल सेना को पराजित किया। मराठों ने मुगल सेना को पराजित किया और मुगल सेना को पराजित करने के उपरांत मराठों ने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड, मराठों ने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड इन 3 क्षेत्रों को अपने अधिकार में लाया। 1737 में बैटल ऑफ भोपाल में, भोपाल की लड़ाई में मुगल सेना को पराजित करने के उपरांत मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड इन 3 क्षेत्रों को अपने अधिकार में लाया। और 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई, जिसमें नादिर शाह ने, करनाल की लड़ाई जिसमें नादिर शाह एक बाह्य आक्रांता है, ईरान क्षेत्र से आया था अपनी सेना लेकर। इस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया और नादिर शाह ने फिर दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली में अपार धनराशि लूटकर वो वापस ईरान गया। यहीं से वो कोहिनूर हीरा जो था और तख्ते तौज, शाहजहां का जो तख्ते तौज था, दैट इज पिक ऑफ थ्रोन, उसको और कोहिनूर का जो हीरा है उसको और 50 करोड़ तक की संपत्ति, स्वर्ण और जो भी मुद्राएं थी उन सबको 50 करोड़ तक की संपत्ति लेकर यह भारत से वापस गया था नादिर शाह 1739 में। और जाते समय पंजाब क्षेत्र पर भी को भी अपने साम्राज्य का एक भाग बना लिया था। अब अगले 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु होती है और 1748 से 54 तक जो अगला शासक है वह है अहमद शाह। अहमद शाह यह अयोग्य शासक है। यह एक मराठों का कठपुतली है। अब मराठा मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे हैं। भोपाल की लड़ाई के बाद मराठों का वर्चस्व बढ़ गया है, मराठे शक्तिशाली हो गए हैं। अब मराठे पूर्ण रूप से मुगल की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं और अहमद शाह पूर्ण रूप से अब मराठों पर आश्रित है। और इसके उपरांत 1754 से 59 जो अगला शासक है वह है आलमगीर II। यह भी एक तरह से मराठों का कठपुतली है। मराठों का हस्तक्षेप काफी बढ़ चुका है इसके शासनकाल में भी। और 1759 से 1806 है यह शाह आलम का युग। 1758 से 59 से 1806 यह शाह आलम का युग है। यह शाह आलम का युग है शासनकाल। उसकी शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहला है 1761 का मराठास वर्सेस अफगान्स। मराठों और अफगान के बीच ये पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें मराठा पूरी तरह से पराजित होते हैं। अफगानों का जो सेनापति था वो था अहमद शाह अब्दाली। ये मराठों को पूरी तरह से पराजित कर देता है और इसी के उपरांत मराठों का पतन होने लगता है। राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों का पतन इसी युद्ध के उपरांत होता है। यह पूरी तरह से मराठे पराजित होते हैं इस युद्ध में। दूसरा 1764 का
बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ये एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके सेनानायक हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ भारतीय शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा है जिसमें मीर कासिम है जो बंगाल का अपदस्थ नवाब है, शाह आलम है जो मुगल सम्राट है, और तीसरा सुजाउद्दौला है जो अवध का नवाब है। यह संयुक्त मोर्चा है, सुजाउद्दौला, शाह आलम, सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों का संयुक्त मोर्चा है। और इस युद्ध में यह संयुक्त मोर्चा जो भारतीय शक्तियों का है यह पराजित होती है और अंततः इन्हें 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। और इस इलाहाबाद की संधि के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक विशेषाधिकार अधिकार प्राप्त होते हैं। अवध जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का के संरक्षण में एक राज्य आ जाता है जिसको कहते हैं प्रोटेक्टरेट स्टेट। इट गॉट रिड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ द प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और मुगल सम्राट जो अगला पराजित शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मुगल सम्राट बैटल ऑफ बक्सर में ये शाह आलम से अंग्रेजों ने इलाहाबाद संधि के में जो शर्तें रखी थी उसके अनुसार अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र में दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। दीवानी यानी कि लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र से। अब अगला है 1780 ईस्वी में शाह आलम को उसके एक नोबल यानी अमीर ने शाह आलम को अंधा करवा दिया था। उसकी आंखों में गर्म सलाखें डलवा दी थी। उस अमीर का नाम था गुलाम करदार। गुलाम करदार जिसने शाह आलम की आंखों में सलाखें डलवा दी थी। 1802 और 5 के बीच द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों और मराठों के बीच यह द्वितीय युद्ध होता है 1802 और 5 के बीच। और इस युद्ध में मराठे पूरी तरह से पराजित होते हैं और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण दिल्ली क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करती है। संपूर्ण दिल्ली क्षेत्र पर अब दिल्ली अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। और चूंकि दिल्ली अंग्रेजों के अधीन आ जाता है तो जो मुगल बादशाह है शाह आलम, अब इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ लाल किला यानी शाह आलम का जो अधिकार है वो बस रेड फोर्ट यानी लाल किला तक सीमित हो जाता है उसका शासन, क्योंकि संपूर्ण दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो जाता है। अगला है 1886 1837, यह है अकबर टू। यह पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का कठपुतली शासक बनता है। पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का कठपुतली शासक है। इसे अंग्रेज पेंशन दिया करते थे और अपनी पेंशन में वृद्धि करने हेतु इसने अपनी पेंशन में वृद्धि हेतु इसने राजा राम मोहन रॉय को 1831 में इंग्लैंड भेजा था। अंग्रेजी सम्राट के प्रेवी काउंसिल में अपना निवेदन रखने के लिए या अंग्रेजी सम्राट के समक्ष अपना निवेदन रखने के लिए उसने राजा राम मोहन रॉय को भेजा था ताकि उसके पेंशन में वृद्धि कर दी जाए। यह हाल हो गया था मुगलों का इस वक्त तक। राजा राम मोहन रॉय इसी प्रयास में जब इंग्लैंड गए थे 1833 में, ब्रिस्टल एक स्थान है जहां राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी। और अंतिम मुगल बादशाह है
1837 से 1857, यह है अंतिम मुगल बादशाह। 1837 से 1857 यह अंतिम मुगल बादशाह है, जो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसे मुगल अधिकारी, इसी के युग में ये 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज सेनापति था या सेनानायक था, जनरल हडसन अपनी सेना लेकर हुमायूं के मकबरे में प्रवेश करता है। हुमायूं के मकबरा, जहां पे बहादुर शाह जफर अपने 3 शाहजादों के साथ छुपा हुआ था, यहीं से हडसन इसे बंदी बनाता है। इसके 3 शाहजादे जो बंदी बनाए गए थे, उनको मृत्युदंड दी जाती है और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून जो कि म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, रंगून। और यहीं पे रंगून में ही इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से जो उत्तरवर्ती मुगल हैं, उनका इतिहास यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब क्षत्रिय राज्य, रीजनल स्टेट्स में सबसे पहले सक्सेशन स्टेट्स यानी वो राज्य, सक्सेशन स्टेट्स यानी वो राज्य जो कि मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अस्तित्व में आए थे। और में पहला है अवध, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है बंगाल। अब अवध राज्य का जो संस्थापक है वह है सद्दत खान, जिसने बुरहानुल मुल्क की उपाधि ली थी। सद्दत खान भोपाल के युद्ध में भी था, करनाल के युद्ध में भी था। वो स्वायत्त शासक था, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। वो he never declared about his independence. He was more acting as the autonomous authority of Awadh. वो नादिर शाह के विरुद्ध करनाल की भी लड़ाई में था और करनाल की लड़ाई में नादिर शाह को इसी ने सुझाव दिया था दिल्ली पर आक्रमण करने को, यह समझकर कि नादिर शाह जब वापस जाने लगेगा तो इसी वो मुगल साम्राज्य का वजीर बना देगा। लेकिन नादिर शाह जब वापस जाने लगा तो इस पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया था नादिर शाह ने। और तब जब यह जुर्माना नहीं दे पाया तो इसने आत्महत्या कर ली। यह है 1739 में इसने आत्महत्या कर ली बुरहानुल मुल्क ने। और बुरहानुल मुल्क के उपरांत जो अगला मुगल नवाब बनता है वो है सफदरजंग। मुगल साम्राज्य का वजीर भी बनता है और इस कारण से अवध के नवाबों को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। अवध के नवाबों को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। सफदरजंग 53 में इसकी मृत्यु होती है और उसके उपरांत सुजाउद्दौला जो अगला नवाब होता है। सुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था मराठों के विरुद्ध। कारण यह था कि मराठों ने सुजाउद्दौला को मुगल साम्राज्य का वजीर नहीं बनने दिया था। और 1764 की बक्सर की लड़ाई में यह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था और पराजित होने के उपरांत यह 1765 की इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों से करता है। और इस संधि के उपरांत अब अवध अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाता है। यह राज्य प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके उपरांत अगला शासक जो है, अगला महत्वपूर्ण नवाब वो है सद्दत खान। ये दूसरा सद्दत खान है। पहला सद्दत खान तो संस्थापक था जिसने बुरहानुल मुल्क की उपाधि ली थी। अब ये दूसरा सद्दत खान है। ये सद्दत खान 1758 में
सद्दत खान, ये 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से एक सहायक संधि करता है, सब्सिडी अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इस सहायक संधि के उपरांत अब वह राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सैन्य शक्ति के स्तर पर यह पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित रहेगा। इस संधि के उपरांत इसकी सेना में की जो संख्या थी उसमें बड़े स्तर पर कटौती की जाती है। इसका जो राजस्व वसूली था उसके एक बड़े भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है और इसका राजनीतिक क्षेत्र में जो स्वायत्तता थी, जो जिसे कहते हैं सार्वभौमिकता थी, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो भी राज्य सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि करती थी वो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो जाते थे। 1801 में यही अवध का नवाब है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये सहायक संधि की थी। और इसके उपरांत जो अगला नवाब है वो है वाजिद अली शाह। अगला नवाब क्या? अगला महत्वपूर्ण नवाब, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नवाब, जिसका कार्यकाल है 1838 से 56 ईस्वी तक। 1856 में मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया था। कुशासन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर अवध साम्राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था और इस तरह से अवध की कहानी खत्म हो जाती है। अब अगला है हैदराबाद। इसकी स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क ने किया था और उसने जो उपाधि ली थी निजाम उल मुल्क ने वो था असफ जहां का। निजाम उल मुल्क भी मुगलों की सेवा में था और मुगलों का वजीर भी बना था। मुगल साम्राज्य का करनाल के युद्ध में, भोपाल के युद्ध में दोनों स्थान पर था। लेकिन 1740 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और निजाम उल मुल्क की जब मृत्यु होती है, इसका एक अमीर था, नोबल था, जिसने हैदराबाद की पूर्वी क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसका नाम था कर्नाटिक, जिसका संस्थापक था तो सदैतुल्ला। हैदराबाद का एक अमीर हुआ करता था। निजाम उल मुल्क का एक नोबल था और सदैतुल्ला ने 1740 ईस्वी में हैदराबाद के पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य की स्थापना की जिसका नाम था कर्नाटिक। आगे हैदराबाद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दो अवसरों पर सहायक संधि की थी, एक 1798 में और दूसरा 1800 ईस्वी में। और हैदराबाद यह पहला राज्य है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, हैदराबाद यह पहला राज्य है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी 1798 में। यह पहला राज्य है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि किया था, वो था हैदराबाद 1798 में। और अब उसके बाद 1857 की क्रांति में हैदराबाद अंग्रेजों के साथ था। 1857 की क्रांति में हैदराबाद ने अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। इसी कारण से हैदराबाद का कभी अंग्रेजी साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था। अब अगला राज्य है वो है बंगाल। बंगाल का पहला जो जिसे कहते हैं स्वायत्त शासक वो था मुर्शिद कुली खान।
जिसका कार्यकाल था 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खान, जिसका कार्यकाल है 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद नगर की नींव रखी थी। मुर्शिदाबाद नगर की नींव रखी थी। और मुर्शिदाबाद नगर की नींव रखने के उपरांत उसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर दिया। पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन उसका स्थानांतरण उसने ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। अब दूसरा, मुर्शिद कुली खान के समक्ष चुनौतियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की चुनौती थी, अन्य यूरोपीय राज्यों की चुनौतियां थी, यूरोपीय कंपनियों की चुनौतियां थी, अनेक कृषक और जमींदारों का विद्रोह हो रहा था उसके युग में। परंतु मुर्शिद कुली खान के उपरांत जो दूसरा नवाब बनता है बंगाल का, जो दूसरा नवाब है वो है सुजाउद्दीन, जिसका कार्यकाल है सुजाउद्दीन के काल में भी वही परेशानियां थी। किसानों का विद्रोह, जमींदारों का विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यूरोपीय कंपनियों में बढ़ता हुआ वैमनस्य। और अगला नवाब था 1739 से 40, वो था सरफराज खान। 1740 में सरफराज खान की हत्या कर दी जाती है। और उसके उपरांत 1740 से 56 जो अगला नवाब है वो है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के काल में 1742 में मराठा अलीवर्दी खान, जिसका कार्यकाल है 1740 से 56, और अलीवर्दी खान के शासनकाल में 1742 में मराठा सेनानायक रघुजी भोसले ने बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिस समय बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान हुआ करता था। अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष बढ़ने लगा था। और अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी व्यापारिक कोठियों का दुर्गबंदी कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, और अपने व्यापारिक कोठियों में अत्यधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र जमा कर रहे थे। यही कारण था कि अलीवर्दी खान अब यूरोपीय कंपनियों से संघर्षरत रहा। उन्हें अनेक चेतावनी देता था, लेकिन यूरोपीय कंपनी इसकी बात को नहीं मानते थे। और इसी ने एक वक्तव्य दिया है यूरोपीय कंपनियों के बारे में कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खी के छत्ते के बराबर हैं। अगर आप इनसे दूरी रखेंगे तो आपको ये मध्य देंगी, लेकिन अगर आप इनके नजदीक जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये डंक मार देंगी। ये अलीवर्दी खान का दिया हुआ वक्तव्य है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट। और अगला नवाब है, यह है नवाब सिराजुद्दौला के युद्ध में ही 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है। पलासी की लड़ाई होती है। बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला के युग में ही पलासी की लड़ाई होती है, सिराजुद्दौला के युग में। और पलासी के युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला का यह है 23 जून 1797 पलासी की लड़ाई। पलासी 23 जून 1797 पलासी की लड़ाई। पलासी जो है एक गांव का नाम है जो नदिया जिला में गंगा के तट पर स्थित है। नदिया जिले में गंगा के तट पर स्थित है। इस लड़ाई के उपरांत सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और सिराजुद्दौला का जो गद्दार सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर का जो पुत्र था मिरन, मीर जाफर इसका पुत्र था मिरन। इसी ने नवाब के गर्दन को काटा था। पलासी के युद्ध के उपरांत जब नवाब ने भागना शुरू किया था, यह मिरन जो मीर जाफर का पुत्र था, इसी ने नवाब के गर्दन को काटा था। और मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ था, जो सेनापति था नवाब का। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को 1757 में अपना कठपुतली नवाब बनाया बंगाल क्षेत्र का। इसका शासनकाल है 1757 से 1760। मीर जाफर
अंग्रेजों का कठपुतली था। अंग्रेज लगातार इस पर अनेकों प्रकार की मांग रखते थे और जब उनकी मांगों की आपूर्ति नहीं कर पाया, इतने पैसे इस काम के लिए, उतने पैसे इस काम के लिए, इस आयोजन के लिए इतने पैसे, जब ये अब अंग्रेजों की मांग पूरा नहीं कर पाया तो 1759 ईस्वी में मिर्जाफर ने बंगाल में, बंगाल का चुनसुरा एक स्थान है, चिनसुरा, यहां पे एक डच कंपनी की कोठी हुआ करती थी। इस व्यापारिक कोठी से मिर्जाफर ने एक समझौता किया। डच व्यापारिक कंपनी की जो कोठी थी उससे समझौता किया और इसे समझौता कर 1759 ईस्वी में बेदारा बैटल ऑफ बेदारा के युद्ध में, बेदारा जिसमें डच और ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बेदारा। ये डच मिर्जाफर के समर्थन में थे, परंतु इस युद्ध में डच की पराजय हुई और मिर्जाफर को अंग्रेजों ने गद्दार घोषित किया, देशद्रोही घोषित किया और मिर्जाफर के स्थान पे उन्होंने जिस अगले नवाब की नियुक्ति की बंगाल में, वो था मीर कासिम। 1760 से 1764 ईस्वी, मीर कासिम। और अंततः तो यहां तक है बंगाल की कहानी। अब अन्य विरोधी राज्य, अन्य राज्य जो अस्तित्व में आते हैं इस युग में, वो है, पहला है मराठा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मैसूर। मराठा, जो अन्य राज्य अस्तित्व में आते हैं 18वीं शताब्दी में। पहला है मराठा में सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ, जो कि एक पेशवा है जिनका कार्यकाल है 1713 से 1720। उसके बाद आएंगे बाजीराव वन, जिनका कार्यकाल है 1720 से 1740। ये एक महान योद्धा हैं। इन्होंने मराठवाड़ा का अत्यधिक विस्तार किया। इन्होंने ही मुगलों को 1737 में भोपाल की लड़ाई में पराजित किया था और मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, भोपाल की लड़ाई में बाजीराव वन ने मुगलों को पराजित किया था और मुगलों के मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, यानी साम्राज्य का भाग बनाया, मराठा साम्राज्य का। इसके उपरांत जो अन्य मराठा पेशवा हैं वो है बालाजी बाजीराव 1740 से 61। बालाजी बाजीराव के काल में ही तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें 25 से 26 हजार मराठा सैनिक और सेनानायक मारे गए थे। और जैसे ही बालाजी बाजीराव को यह सूचना प्राप्त मिली कि मराठों का यह हाल हुआ है, इनको दिल का दौरा पड़ता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके उपरांत जो अगले मराठा पेशवा हैं वो है माधवराव। माधवराव का जो कार्यकाल है वो 1761 से 1772 है। और उसके बाद 1772 से 74 ये है नारायण राव अगले पेशवा हैं। नारायण राव की हत्या इनकी किल्लबाई रघुनाथ राव, नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव करा देते हैं। रघुनाथ राव के विरुद्ध जब सारे मराठा जनता और मराठा सेनानायक विद्रोह करते हैं तो रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के आश्रय में चले जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से ये 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत, और ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं का पक्ष लेकर अब मराठवाड़ा क्षेत्र में अपनी सेना लेकर प्रवेश करती है, जिस कारण से 1775 से 82 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। उसके उपरांत 1796 में
ये 1774 में तो मारे जाते हैं नारायण राव। और नारायण राव के बाद जो अगले पेशवा हैं वो है 1774 से 1796, वो है माधव नारायण राव। वो है माधव नारायण राव, जो अगले पेशवा है माधव नारायण राव। इनके कार्यकाल में मराठा पेशवा का जो वो महत्व था अब वो नहीं रह गया। अब मराठा पेशवा वो महत्व नहीं रह गया उसका। अब अनेक सेनानायक प्रभावी होने लगे थे मराठा साम्राज्य में, अनेक सरदार प्रभावी, जैसे होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, ये सब प्रभावी होने लगे थे। और अगला है 1796 से 1818, यह है बाजीराव दित्य 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन करता है अंग्रेजों से ये बसीन की संधि करता है। और उसी के कारण 1802 से 1805 ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा के जितने भी सरदार थे, सिंधिया, भोसले, होलकर, इन सब की पराजय होती है और मराठवाड़ा के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो जाता है। और 1817-18 में ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और ये तृतीय एंग्लो मराठा वॉर में ये पूरी तरह से मराठवाड़ा साम्राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है। और इस तरह से मराठों का जो ये गौरवपूर्ण इतिहास था, अध्याय था, वो समाप्त हो जाता है। अब अगला जो राज्य है, जो ये सब विद्रोही राज्य हैं जो अब स्वतंत्र हो चुके हैं 18वीं शताब्दी में। पहले जो हमने पढ़ा था ये मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर जो राज्य अस्तित्व में आए थे, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, और ये सब जो राज्य हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मराठा की चर्चा की, अब मैसूर की चर्चा करेंगे, फिर पंजाब की चर्चा करेंगे। ये सब विद्रोही राज्य हैं जो स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं इस युग में। अब मैसूर यहां पे एक हिंदू शासन वंश था जिसका नाम था ओडियोर। एक हिंदू शासक वंश था जिसका नाम था ओडियोर डायनेस्टी। इस ओडियोर डायनेस्टी का शासन तो था, लेकिन ये जो शासक था इसका, जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज, यह एक अयोग्य शासक था। और इसके जो दो मंत्री थे, नानराज और देवराज, ये सर्वे सर्वा थे पूरे मैसूर साम्राज्य के। बाद में एक सैनिक की नियुक्ति होती है जिसका नाम है हैदर अली अति महत्वाकांक्षी है। और 1763 तक हैदर अली पूरे मैसूर साम्राज्य का एक तरह से सर्वे सर्वा बन जाता है। और हैदर अली की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप 1767 और 69 के बीच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें अंग्रेज पराजित होते हैं। और इस एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति ट्रीटी ऑफ मद्रास से होती है, और दूसरा है 1780 से 84, यह सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसमें एक स्थान है पोटोनोबा। 1781 ईस्वी में पोटोनोबा स्थल पर अंग्रेजों से लड़ते हुए हैदर अली घायल होते हैं। और जो चोट पहुंचते हैं उन्हें इस युद्ध में, उसी के परिणाम स्वरूप 1782 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके उपरांत उनके पुत्र जो है टीपू सुल्तान, अब वो अगले नेता बनते हैं मैसूर राज्य के, सर्वे सर्वा बन जाते हैं।
और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच भी युद्ध जारी रहता है। 1789 से 92 के मध्य ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, मैसूर वॉर। और तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम पट्टनम। और उसके उपरांत इस युद्ध में मैसूर पूरी तरह से पराजित हो जाता है। बड़ी क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को देनी पड़ती है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में 3 करोड़ की युद्ध क्षतिपूर्ति मैसूर को अंग्रेजों को देनी पड़ती है और मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों को अधीन आ जाता है। और अंततः 1799 में ये अंतिम लड़ाई है, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें मैसूर पूरी तरह से पराजित होता है। सेरिंगपट्टनम के किले पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं और टीपू सुल्तान इसी लड़ाई में मारा जाता है। अंग्रेजों ने उस पर आरोप लगाया था कि वह नेपोलियन बोनापार्ट से संपर्क स्थापित कर रहा था और वह प्रयास कर रहा था नेपोलियन की सेना को भारत में लाने को और अंग्रेजों की जो वर्चस्व था उसको समाप्त करने का, यही आरोप था उस पर। और अंततः इस चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान पराजित होता है और मैसूर साम्राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाता है। अगला है पंजाब। पंजाब 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 1715 में बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण देव की मृत्यु होती है। बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण देव की मृत्यु होती है। और उसके बाद पंजाब जो है, पंजाब में एक तरह की राजनीतिक अराजकता व्याप्त होती है, राजनीतिक अराजकता, पॉलिटिकल एनार्की। उसके बाद पंजाब में 12 मिसल अस्तित्व में आते हैं। 12 मिसल, ये 12 मिसल 12 अलग अलग राजनीतिक इकाइयां हैं जिनके अपने नाम हैं, अपने निशान हैं, अपने झंडे हैं, इनकी अपनी समिति है। ये 12 मिसल निरंतर युद्धरत हैं। उनमें एक मिसल है सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल नहीं